सभी को गुड आफ्टरनून बच्चों। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी तैयारी चल रही है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो क्लास 12 का आपके प्रिपरेशन को और ठोस करेगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार बोर्ड है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये जो क्वेश्चन आया गया है सारे जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो जिन बच्चों को आता है सारे बच्चे आंसर देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो बताना है ये जो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो बताइए। Fe3+ आयन है ना, यानी इसको फेरिक आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। एक होता है Fe2+ जिसको क्या बोलते हैं? फेरस आयन बोलते हैं। Fe2+ को क्या बोलते हैं? फेरस। Fe3+ को क्या बोलते हैं? फेरिक, है ना। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे बताना है। आकांक्षा जुड़ चुकी है, गुड आफ्टरनून, है ना। और कौन कौन बच्चे जुड़े बताना है। जो बच्चे लाइव जुड़े हो ना बताओ कौन कौन जुड़े, सारे बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखो। गुड आफ्टरनून सर, सिस्टम 7 अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो बताइए इसमें Fe3+ आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको Fe3+ आयन वाला बना रहे थे हम लोग, है ना। आवाज बढ़ गया। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए। आर्गन हो जाएगा और 4s2 3d6, यही बता रहा था मैं, है ना। आर्गन का 4s2 और 3d6। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, और डी में कितना होगा? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। तो अयुग्मित बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं बताइए, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे दिख रहे हैं 4, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस सर ठीक है, ओके। आकांक्षा बोल दी यस सर ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेंथेनाइट के लिए सामान्य होगा? बताइए। ये कौन सा चैप्टर का है? डी और एफ ब्लॉक का तत्व, है ना। डी और एफ ब्लॉक के अगर तत्व आप पढ़े हैं तो वहां से आप उसका आंसर बता सकते हैं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था जो है सभी लेंथेनाइट के लिए सामान्य है, क्या होगा इसका आंसर? सर आई एम कल्याणी, कल्याणी भी जुड़ चुकी है, ओके, है ना। लिंक को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, है ना, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दें। और जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। लेंथेनाइट के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? लेंथेनाइट के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताइए। बी आंसर आ रहा है, B+3, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही आंसर, 1 नंबर मिल गया, है ना। आकांक्षा का भी आंसर बी आ रहा है। अब बाकी सारे बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, बाकी सारे बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या होती है? 3, 5, 4 या 6? क्या होगा बताना है। नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन को आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्या करेंगे हम लोग? 2 और 5। लेकिन इसके बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका सहसंयोजकता हम लोग बोलते हैं वो 5 नहीं होता, याद रखना है। इसका कितना होता है? 4 होता है। एक बार में मैक्सिमम ये 4 के साथ ही बॉन्डिंग बना सकता है। तो आपको बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं ना, इसका 5 मार्क आ जाएगा, जो गलत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 होता है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होती है? 4। कैसे पता चलेगा? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 7 है ना, 1s2
2s2 और 2p3 है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितना है 3 है ना, p में 3 है। तो अगर ये एक छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकलेगा तब जाके इसका 4 बनेगा। ऐसे यहाँ नॉर्मल केस में कितने शेयर कर सकते हैं, 3 ही जगह खाली है ना, एक ये जगह खाली, एक ये जगह खाली, एक ये जगह खाली है ना, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर इसको ये छोड़ता है यानी N+ के केस में है ना, जैसे कि आप देखे होंगे NH4 वाला प्लस में, NH4 प्लस में है ना, तो तब जाके इसका 4 कोवैलेंसी आ सकता है। तो मैक्सिमम कितना होगा 4। नॉर्मल केस में पूछा जाए तो कितना बोलेंगे 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। H3PO2 की क्षारकता क्या है ना, इसको बेसिसिटी बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बेसिसिटी बोलते हैं। चलिए बताइए H3PO2 की क्षारकता क्या होगी, है ना, बेसिसिटी क्या होगी, कितना होता है H3PO2 का, जितने बच्चे जुड़े हो बताओ H3PO2 का बेसिसिटी क्या होगा, क्या होगा इसका बेसिसिटी। देखिए ध्यान से, इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए ध्यान से देखना है। फास्फोरस लेना है, इसके बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक आपको जोड़ देना है, हर केस में है ना, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दीजिए। फिर आपको इस तरह से फास्फोरस, जैसे पता है ना फास्फोरस के बाहर में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के बाहर में, जैसे फास्फोरस का 15 होता है तो हम लोग बोलते हैं बाहर में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 है ना, तो इस तरह का 5 ये बॉन्ड इस तरह से दिखाएगा, इसमें एक ऑक्सीजन आपको जोड़ देना है। अब करना क्या होता है कि यहाँ पे देखना है कि एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन तो ऊपर चला गया, कितना ऑक्सीजन बचा यहाँ पे, एक ऑक्सीजन बच रहा है, यानी जितना भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा H3PO3 जैसे मान लिया दिया है, H3PO3 दिया है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच जाएगा, एक तो चला जाएगा ऊपर में तो बचेगा 2, तो 2 O के साथ 2 OH बनेगा है ना, तो 2 OH, जितना OH रहेगा वही उसका बेसिसिटी होता है, क्योंकि यहीं से वो H+ को रिलीज करता है। ठीक है, तो H3PO3 था, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सबसे पहले आपको क्या करना है, फास्फोरस पे एक डबल बॉन्ड जोड़ देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड जोड़ दिए और 3 इस तरह का आपको बॉन्ड बना लेना है। उसके बाद देखना है कि ऑक्सीजन कितना बच रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन 2 में से एक चला गया, तो एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ देना है ना। अगर हाइड्रोजन है अवेलेबल और वहां पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही प्रीफर करता है बॉन्ड बनाना। ये जबरदस्ती में, ये यहाँ पे जबरदस्ती या बोल सकते हैं कि जब कोई नहीं मिल रहा है चलो फास्फोरस से बॉन्ड बना लेते हैं ना, तो ये उस स्थिति में बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन प्रीफर किसको करेगा, याद रखना है ऑक्सीजन को प्रीफर करता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जितने तरह की ये OH बॉन्ड बनते हैं वही कहलाता है क्या, बेसिसिटी है ना। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, कितना OH यहाँ पे दिखा, यहाँ OH दिख रहा है 1, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। अगर मान लीजिए इसी तरह से, अगर मान लीजिए हम लोग बनाते हैं किसका, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए बनाना है हमको H3PO4 का बनाना है, ठीक है, H3PO4 का या H3PO3 का बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह से बनेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फास्फोरस के साथ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑक्सीजन एक जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच रहा है, तो 3 ऑक्सीजन बच रहा है, तो तीनों ऑक्सीजन दे देना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो कितना OH दिख रहा है यहाँ पे 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3। इस केस में देखेंगे, देखिए ध्यान से, फास्फोरस हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे कितना, और 3 को इस तरह से बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन तो चला गया ऊपर, 2 ऑक्सीजन बच रहा है ना, तो 2 ऑक्सीजन के साथ H को जोड़ देना इस तरह से, और यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो H इससे जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे कितना OH दिख रहा है, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2, इसकी बेसिसिटी हो गया 2 है ना। तो इस तरह से क्षारकता पूछा जाता है, आपको यह स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, ये सारे बच्चे आंसर बता सकते हो इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, बताइए। संक्रमण श्रेणी कहने का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब आप समझ सकते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व है ना। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो डी ब्लॉक का नहीं है, बताइए। डी ब्लॉक का कौन सा तत्व नहीं होगा इसमें, डी ब्लॉक के कौन से तत्व नहीं होंगे,
डी ब्लॉक के कौन से तत्व नहीं होंगे? ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन। कौन सा ब्लॉक का है? तांबा, तांबा मतलब कॉपर। कौन से ब्लॉक का है? लोहा। कौन से ब्लॉक का है? और क्रोमियम कौन सा ब्लॉक का है ना? तो अगर डी एंड एफ ब्लॉक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, कौन सा ग्रुप है ये? फिर कल बाहर आई आंटी। कौन सी आंटी आई? टेनेसी आंटी आई, है ना। कौन सा ब्लॉक है बताइए? ये ग्रुप 17 हो गया ना, तो ग्रुप 17 का आने का मतलब पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो यही तो पी ब्लॉक का है। इसमें पूछ रहा है कौन सा डी ब्लॉक का नहीं है, है ना, तो ये तो डी ब्लॉक का है ना। 26 हम लोग पढ़े 21 से लेकर 30 वाले परमाणु जो संख्या होते हैं वो 3D सीरीज के तत्व होते हैं। कौन सीरीज के होते हैं? 3D सीरीज के तत्व होते हैं, है ना। कॉपर, कॉपर क्या होगा? कॉपर का क्या होगा बताइए? आर्गन हम लोग बोलते हैं ना, आर्गन 4s2 और 3D8, 28 होता है, तो ये डी हुआ। 26 का बनाएंगे तो आर्गन 4s2 और 3D6, डी ब्लॉक का हो गया। क्रोमियम एक्सेप्शनल है और बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्रोमियम और कॉपर, है ना। अच्छा यहाँ सॉरी, एक मिनट गड़बड़ हो गया, कॉपर का 29 ना, 4s1 3D10, 4s1 3D10, है ना। क्रोमियम और कॉपर ये दो तत्व को आपको याद रखना है ना, क्रोमियम और कॉपर दो तत्व को याद रखना है। एक्सेप्शनल एलिमेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन में, इसका क्या होगा? 4s1 और 3D5। तो देखिए सारे के सारे यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए यहाँ भी डी आया है, यहाँ भी डी आया है और यहाँ भी डी आया, केवल यहाँ पी आएगा, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेगा, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है ना। इसका जब लिखेंगे हम लोग तो इसमें क्या आएगा? P5 आएगा, ठीक है। तो P5 लास्ट में आएगा, यानी कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा? पी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक के हो जाएंगे? पी ब्लॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। पोटासियम परमैंगनेट के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या होगी, है ना। पोटासियम परमैंगनेट अगर आपको बनाना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा पदार्थ का यूज करेंगे? कौन से पदार्थ का यूज करेंगे बताइए? पोटासियम परमैंगनेट अगर बनाना है तो कौन से पदार्थ का यूज करेंगे? मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटासियम मैग्नेट या पोटासियम डाइक्रोमेट, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, MnO2। इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ये भी पूछा जाता है, इसका नाम क्या होता है? पायरोलुसाइड भी बोलते हैं हम लोग। ये एक तरह का अयस्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? बताइए, ईथर के निर्माण से कौन सा संबंधित है? कॉल्बे की अभिक्रिया, रायमर टीमेन की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया या विलियमसन का संश्लेषण? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनोल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है? बताइए, कितने बच्चे को पता है इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनेगा जब फिनोल का अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बताइए, कितने बच्चे को आता है इसका आंसर? बेंजल्डिहाइड बनेगा, सेलिसल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा या बेंजोइक अम्ल बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा आंसर, है ना। किन किन बच्चों को आता है आंसर बताइए? किन किन बच्चों को आता है? आंसर हो जाएगा सेलिसल्डिहाइड, है ना, सेलिसल्डिहाइड।
ऑप्शन नंबर यहाँ बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होगा, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है या इलेक्ट्रोफिल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है। इलेक्ट्रॉन लवर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होने वाला, यानी ऋणात्मक चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने वाला, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये याद रखना है, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं इसको, ये है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है। आप निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH या CH3COOH, क्या होगा इसका आंसर। अम्लीय गुण बताना है ना, अम्लीय गुण बताना है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर बता सकते हैं आप, है ना। क्या लगता है क्या होना चाहिए, है ना, क्या होगा, क्या होगा आंसर, डी है ना, आंसर आ रहा है डी, एसिडिक अम्ल। नहीं, एसिडिक अम्ल गड़बड़ है। चलिए ये क्रॉस कर देना है ना, इसके बाद बताना है ना, इसके बाद बताना है, ये हम क्रॉस, ये नहीं है, अब बताना है इसमें 3 ऑप्शन में। चलिए क्या होगा इसका आंसर, जितने बच्चे जुड़े आंसर बताओ। अभिषेक इज आल्सो ऑनलाइन सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अच्छा अभिषेक अच्छा बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। योर टीचिंग मेथड इज माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय कौन है। देखिए ध्यान से, है ना, इसमें ये कहानी है कि आपको जैसे पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता ये होता है ना, तो अम्लीयता जो होता है वो विद्युत ऋणात्मकता पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है। तो इसके साथ देखिए यहाँ पे 3 फ्लोरीन चिपका हुआ है ना, तो जब COOH है ना, यहाँ पे ध्यान से, ये H अगर यहाँ पे छोड़ता है तो इसके साथ देखिए ध्यान से 3 फ्लोरीन जुड़ा है ना, तो इसको छोड़ने के लिए मजबूर यही करता है। ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी ओर खींचेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो, है ना, खींचने के कारण, ये 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक हो जाएगी और ये सबसे जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्बन पे एक तरह का लोड पड़ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, तो ये चाहेगा कि हम किसी का इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये यहाँ पे हालांकि इधर ऑक्सीजन भी खींचने वाला है ना, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ज्यादा पावर से इधर खींचाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसलिए ये जल्दी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, H को जल्दी छोड़ेगा। तो जितना जल्दी छोड़ेगा कोई भी पदार्थ, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को वहां पे छोड़ेगा वो उतना ज्यादा अम्लीयता बोलते हम लोग, है ना, जितना जल्दी आसानी से हाइड्रोजन छोड़ दे। नेक्स्ट पे अगर बात करें हम लोग, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई कौन सी है ना, अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड है या मोनोसेक्राइड। प्रणाम सर जी, अमन भी जुड़ चुका है। चलो अमन बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन अगर बनना है तो किससे बना हुआ है, प्रोटीन किससे बना है बताइए। अमीनो अम्ल से बना है, वसीय अम्ल से, न्यूक्लियोटाइड से या मोनोसेक्राइड से ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, अमीनो एसिड से बनता है, फैटी एसिड से बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है या मोनोसेक्राइड से बनता है। अमीनो एसिड। चलो आकांक्षा का आंसर ये आ रहा है, अमन का भी आंसर अमीनो एसिड आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही है, अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, अमीनो एसिड बिल्कुल सही है।
चलो बिल्कुल सही आंसर, सबको एक एक मार्क्स मिल गया। चलिए ये क्वेश्चन भी है, आसान सा क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है ना? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? जल्दी से बताना है। विटामिन ए का नाम है, विटामिन बी का नाम है, विटामिन सी का नाम है, या विटामिन डी का नाम है ना? ये सारे विटामिन के ऐसे नाम भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना? तो नाम भी आपको याद रखना है। विटामिन ए को जैसे क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। आंसर आ गया क्या? नहीं, आंसर अभी तक नहीं आया, जल्दी बताना है। चलिए एक ऑप्शन तो बता दिए, इसका नाम रेटिनॉल है, इसको तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेंगे नहीं। कौन सा आंसर होगा? आंसर बताना जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? सारे बच्चे बताएं। आंसर आ रहा है डी, विटामिन डी। विटामिन डी को नहीं बोलते बाबू, विटामिन सी, है ना? विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। इसीलिए बोला जाता है कि ठंड के दिन में क्या कीजिए आप? धूप सेकिए, क्योंकि वहां पे धूप में क्या होता है? विटामिन डी होता है, कैल्सीफेरोल होता है ना, हड्डी मजबूत होगा आपका। और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना? तो ये सारे का नाम आपको ऐसे याद रखने हैं। चलिए अबू बकर सर का भी आंसर बिल्कुल सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़े, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? बताइए, प्राकृतिक रबर कौन सा होगा इसमें से? प्राकृतिक रबर कहने का मतलब नेचुरल पॉलीमर, नेचर से जो ऑब्टेंड होता है। नाइलॉन 66, बेकेलाइट, स्टार्च, पीवीसी, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आंसर आ रहा है सबका सी, सारे का आंसर सी है। सही है, सही है गलत है फिर से बताना है, सोच के बताना है। सी बिल्कुल सही है ना? स्टार्च आपका जो होता है ये नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक पॉलीमर होता है। नाइलॉन 66 है ना, ये आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है ना? अगर इसका हम पूछे मोनोमर क्या होगा, है ना? मोनोमर जिससे ये बना होता है ना? तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक होता है एडीपिक एसिड, कौन सा? एडीपिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एडीपिक अम्ल। और दूसरा होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, ठीक है? हेक्सामिथिलीन डायमीन ऐसे यहां लिख दे रहे हैं, हेक्सा मिथिलीन, है ना? और डाइएमीन। ये भी आपसे पूछ सकता है, मोनोमर आपको याद कर लेना है। बेकेलाइट का क्या होता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है ना? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, है ना? 1 क्लोरो आप इथीन बोल सकते हो, 1 क्लोरो इथीन इसका मोनोमर होता है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समबहुलक है? समबहुलक कहने का मतलब होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इसमें से कौन सा होगा? बताइए, होमोपॉलीमर कौन सा है? होमोपॉलीमर कहने का मतलब है कि जिसमें दो मोनोमर नहीं लगे, एक ही तरह के मोनोमर से बना हो, एक ही तरह का उसमें कंपोनेंट होगा, ऐसा कौन सा होगा, है ना? हालांकि मैं तो यहाँ इसके बारे में बता दी, इसमें दो कंपोनेंट अभी पीछे जस्ट बताया था, इसके पीछे का ना क्वेश्चन में, है ना? ब्यूना एस, इसमें नाम से पता चला है ना? ब्यूना एस में क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। कौन सा होमोपॉलीमर, कौन सा समबहुलक है? कौन सा समबहुलक है? बी, आंसर बी आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। आंसर बी आ रहा है। अमन का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही आंसर है।
अमन पढ़ रहा है ना। अभी जस्ट मैंने बताया इसका 2 मोनोमर है ना, एक एडीपी एसिड और दूसरा हेक्सामिथिलीन डाइमीन है ना। तो इसमें 2 हो गया। ब्यूना एस में भी 2 से बनता है ना, एक होता है ब्यूटाडाइन, कौन सा 1,3 ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब यहाँ होता है स्टाइलिन। तो 2 लग गए यहाँ पे है ना, 2 हो गया। बेकेलाइट में क्या होता है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें भी 2 हो गया। केवल इसमें क्या लगता है पीबीसी में क्या लगता है, तो ये एक ही कंपोनेंट होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl है ना, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड या इथिनाइल क्लोराइड जो बोलिए आप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाएं प्रयोग की जाती है बताइए। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक या ट्रांक्विलाइजर। अगर हमारे बॉडी में दर्द हो रहा है ना, अभी सारे बच्चे को दर्द हो रहा होगा, पढ़ाई करना पड़ रहा है ना इसलिए, तो उस दर्द से निवारण के लिए कौन सा दवा खाएंगे हम लोग है ना, किस कैटेगरी का दवा खाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, इसका जनरल हम लोग यूज करते रहते हैं, घर में भी यूज करते रहते हैं। एंटीबायोटिक खाएंगे, हाँ घबरा देगा ना, तबीयत और खराब कर देगा यार। एंटीबायोटिक नहीं होगा, आकांक्षा का आंसर आ रहा है एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ना, नहीं गड़बड़ है। 2 चीज तो गड़बड़ कर दी, बताइए नेक्स्ट क्या होगा। ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, तो बचा क्या अब ट्रांक्विलाइजर और एनाल्जेसिक। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। एनाल्जेसिक को बोलते हैं ना, एनाल्जेसिक जो होता है ये दर्द को, दर्द निवारक दवाइयां कहलाती है ना, दर्द निवारक दवाइयां यही कहलाती है एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक क्या करता है ना, एंटीपायरेटिक ये आपको बुखार वगैरह ना, टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। और ट्रांक्विलाइजर अगर हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट ज़्यादा है ना, डिप्रेशन वगैरह, इसके लिए ट्रांक्विलाइजर का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक ये बॉडी में बोल सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया वगैरह से इससे लड़ने के लिए यूज किया जाता है एंटीबायोटिक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाइनली आंसर मिल गया हम लोग को ए। चलिए ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, क्या होगा जल्दी से बताना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ए बी डी मुक्त अवस्था समझ में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन द फ्री स्टेट। मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा होगा। कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील पूछ रहा है, सिंपल सा है, आसान बता दिए हम लोग है ना। आंसर आ रहा है गोल्ड, ठीक है बी गोल्ड। चलिए ठीक है, गोल्ड बिल्कुल सही आंसर है, गोल्ड बिल्कुल सही है। अपने आंसर को काउंट कर देना ना सारे बच्चे, कितने आंसर तुम सही कर रहे हो है ना। अगर आपका आंसर लगभग सही हो रहा, मैंने आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो आप टॉपर भी बन सकते हैं ना। टॉपर से थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको ठीक कर लेना है, और अभी टाइम काफी है, कर सकते हो तुम है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। शरीर के द्वारा इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। शरीर द्वारा कौन सा नहीं बनाया जाता है। एंजाइम को नहीं बनाया जा सकता है, विटामिन, प्रोटीन या हार्मोन। आंसर आ रहा है सी प्रोटीन। आकांक्षा का भी आंसर सी प्रोटीन। प्रोटीन अगर नहीं रहता तो बहुत दिक्कत था हा? आप लास्ट में नंबर बता दीजिएगा क्या सर जी, आप लास्ट में नंबर बता दीजिएगा। अच्छा अमन का भी आंसर आ रहा है सी, मतलब सब देखा देखिए है ना, एक ऊपर वाला सी तो सब सी, ऊपर वाला बी तो सब बी है ना, ऐसे नहीं।
प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। प्रोटीन नहीं है आंसर, चलिए हमें हिंट दे दिए है ना, 4 में से 1 चला गया। आंसर आ रहा है बी, अब फिर आया बी। देखिए विटामिन इसका सही आंसर होगा, और विटामिन का नाम ही होता है, इसको वाइटल एमीन बोलते हैं। वाइटल एमीन कहने का मतलब जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसको बाहर से लेने की जरूरत होता है, इसलिए इसको वाइटल एमीन बोलते हैं, बाहर से लेने वाला ना। तो वाइटल एमीन कहने का मतलब ये होता है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, और ये अदर सोर्सेज से चाहिए, है ना। इसकी अगर थोड़ी सी कमी होती है हमारे बॉडी में तो बहुत तरह के डिजीज होना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह का पदार्थ जो बाहर से लेने की आवश्यकता होता है वो कौन सा होता है, वो विटामिन होता है, बाकी सारा चीज हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, बेसमरीकरण कहते हैं, गंधकीकरण कहते हैं, या सल्फोनेशन कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, बल्कनाइजेशन, बेसमराइजेशन या सल्फोनेशन, क्या होगा आंसर? रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ क्यों गर्म करते हैं ये पता है आपको? रबर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं हम लोग, है ना। रबर और स्ट्रॉन्ग बन जाए इसके लिए हम लोग सल्फर उसमें मिलाते हैं 5% के आसपास। तो रबर में अगर सल्फर मिला रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखिए हिंदी में तो पूरा क्लियर है, सल्फर को हम लोग गंधक भी बोलते हैं ना, गंधकीकरण, है ना। और इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ याद कर लेंगे, वल्कनाइजेशन, है ना। गंधकीकरण हिंदी वाले बच्चे के लिए तो एकदम नाम से ही दे दिया, गंधकीकरण, गंधक डाल दें गंधकीकरण, है ना। अब ये सल्फोनेशन कर देगा, हाँ ये भी सल्फर है सर, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन होता है कि जब कभी भी हम लोग H2SO4 अगर डाल रहे हैं, स्पेशली किस तरह के अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोफिलिक वाले, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक या एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, बेंजीन वाला, है ना, बेंजीन वाले कंपाउंड में अगर हम लोग H2SO4 डालते हैं तो इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। गंधकीकरण ये हो गया रबर में अगर सल्फर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बताइए। नायलॉन 6, नायलॉन 66, उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन या डैक्रोन? योगशील कहने का मतलब क्या है? एडिशन पॉलीमर, है ना। एडिशन पॉलीमर कहने का मतलब सिंपली वहां पे जुड़ जाएगा, उससे कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर वगैरह नहीं निकलेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। जैसे अगर हम लोग CH3COOH, एक सिंपल एग्जांपल समझा रहे हैं हम लोग, ये एसिटिक अम्ल है और इसमें अगर हम लोग अमोनिया जोड़ देते हैं तो यहाँ H और OH मिलके बाहर हो जाता है ना। तो इस तरह का अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन या संघनित बहुलक। लेकिन आपको योगशील पॉलीमर किसको बोलेंगे? तो जिसमें सिंपली ऐड होता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन जो होता है, इस पॉलीथीन में केवल इथीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, यहाँ कोई मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं होता है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे अगर बात करें हम लोग, ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इसको, इसका आंसर बता चुके हैं हम ऐसे, है ना। पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें इसका आंसर बताया था। ब्यूना एस जो होता है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? जल्दी से बताइए। ब्यूना एस ब्यूटाडाइन का केवल है, ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन का है, अस्टाइरिन का है, या ब्यूटाडाइन और क्लोरोपिन का है ना। इसका आंसर मैं बता चुका हूं, इसके जस्ट हमको लग रहा है 5-6 साल पहले, है ना, तो सारा को एक्सप्लेन किए थे, उसमें आंसर था इसका ब्यूना एस का। ब्यूना एस का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाडाइन। ब्यूना में याद रखना है ब्यूटाडाइन, एक ब्यूना एन भी होता है ना, याद रखना है एक ब्यूना एन भी होता है, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल लगते हैं हम लोग, है ना, CH3CN लगाते हैं उसमें, और एक ब्यूना एस, ब्यूना एस। तो ब्यूना का मतलब याद रखना है 1,3 ब्यूटाडाइन,
ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब अस्टाइरिन, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, है ना, बाहर से जो हम लोग लेते हैं, है ना, बाहर से हम लोग जो लेते हैं, कौन से व्यक्ति लेते हैं जिनको डायबिटीज का शिकायत हो जाता है, डायबिटीज वाले पेशेंट जो होते हैं वो बाहर से इसको लेते हैं, तो क्या लेते हैं इसमें से? सेक्रिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी, बताइए। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा आंसर इसका, बताना है। सेक्रिन, एस्पार्टम, है ना, सोडियम साइक्लोमेट, या इनमें से सभी? सेक्रिन। और कोई? इसमें सारे का यूज करते हैं हम लोग, है ना, सारे का यूज करते हैं, इनमें से सभी होगा, ठीक है। रासायनिक रूप से एस्प्रिन निम्नलिखित में से क्या है? एस्प्रिन क्या है, बताना है जल्दी से। एस्प्रिन क्या होता है, जल्दी से बताना है। एस्प्रिन क्या होता है ना? एस्प्रिन का नाम पूछ रहा है ना, जल्दी से बता, जल्दी से बताना है। एस्प्रिन का क्या होगा फॉर्मूला? मिला आंसर कि नहीं मिला? मिथाइल बेंजोएट, एथिल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, है ना, क्या होगा बताइए? या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, है ना, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें CO समूह उपस्थित है, बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, इसका आंसर तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। क्या होगा आंसर बताना है, क्या होगा बताओ आंसर। CO, यानी CO कहने का मतलब इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, है ना, यहाँ पे तो ये नहीं है, केवल CO, है ना। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ किसमें, ईथर में रहता है क्या? अल्कोहल में, कीटोन में, एमीन्स में, किस में रहेगा? आकांक्षा का आंसर आ रहा है सी, सोनाली, सोनाली आंसर दे रही है कीटोन। वेरी गुड, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए ईथर को क्या बोलते हैं हम लोग? ROR, इसमें कीटोन नहीं है, CO नहीं है ना। अल्कोहल में क्या होता है? ROH होता है। कीटोन में क्या होता है? RCO और R, और एमीन का क्या होता है? RNH2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ना, विलियन चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, है ना। विलय की प्रकृति पर, विलाया की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलाया के कणों की संख्या पर, किस पर निर्भर करेगा बता देना, है ना। किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, या विलय कणों के, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। आंसर डी, विलायक के कणों की संख्या पर। सोनाली का आंसर आ रहा है सी, मीनाक्षी का, मीनाक्षी सी बोल रही है, सोनाली डी बोल रही है, आकांक्षा का आंसर भी सी है। चलो सी आंसर को लॉक कर दिया जाए ना, बिल्कुल सही है।
आंसर सी बिल्कुल सही है। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं, है ना। टोटल आपके पता होना चाहिए अनुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं ना, 4 तरह के होते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। पहला RLVP है ना, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या बोलते हैं, प्रासरण एवं प्रासरण दाब, ऑस्मोसिस एवं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस एवं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं, ये क्लास 11 वाले बच्चे भी पढ़े हैं, क्लास 12 वाले बच्चे भी पढ़े हैं। मोलरिटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, लीटर मोल में, या मोल किलोग्राम पर में। चलिए जल्दी से आंसर बताना है ना। मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, लीटर प्रति मोल, या मोल पर केजी, क्या होगा आंसर। आकांक्षा का आंसर आ रहा है ये, बिल्कुल सही है ना। चलो ठीक है, शबनम का भी ये आ रहा है, वेरी गुड। शबनम का भी है, मीनाक्षी का भी है, सारे का ही है। चलिए, तो मोलरता को याद रखना है बाबू, मोलरता का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। और अगर आपसे पूछा जाए मोललता तो क्या होगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतराकाशी दोष, या एफ सेंटर। विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, कौन सा डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है, या शॉटकी में होता है, या इंटरस्टिशियल में होता है, या एफ सेंटर होता है। क्या होगा आंसर इसका, शॉटकी। आकांक्षा का आंसर आ गया शॉटकी, शॉटकी। चलिए जल्दी से बताइए और क्या है, बी आंसर आ रहा है सबका, बी आंसर है, बिल्कुल सही है ना, बी आंसर बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, है ना, घनीय अगर क्रिस्टल है तो उसमें ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, ब्रेविस जाल के, है ना, ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, संख्या। एक होता है क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र कितने तरह का होता है ना। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14, है ना, 14। आगे बढ़े, पिंड केंद्रित धनाधार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, द नंबर ऑफ एटम इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कितना होगा। बीसीसी में कितना होगा बताना है ना, बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, बीसीसी आपको पता होगा, जिसमें एटम कहाँ कहाँ होते हैं, परमाणु कहाँ होते हैं, तो बीसीसी में एटम होते हैं कॉर्नर पे, कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे। और साथ ही साथ इस तरह से बना लेना है पहले, ये हो गया आपका सिंपल वाला, है ना, जिसमें एटम कहाँ है, केवल कोनों पर। तो कोनों पर होने के अलावा अगर एटम बीच में रहा, जिसका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, एक एटम का होता है, एक परमाणु का होता है, और ये सब का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 का होता है। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 2 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरवादार ठोस भी बोलते हैं ना, बेरवादार ठोस बोलते हैं। इसका क्या होगा ऑप्शन बताइए, P4O10, P4, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, क्या होगा आंसर, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, P4O10, P4, ग्रेफाइट, प्लास्टिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, काजल बोल रही है सी, आकांक्षा का आंसर डी, काजल का सी, आकांक्षा का डी, डी बिल्कुल सही है ना। प्लास्टिक, पॉलीथीन जो होता है
पॉलीथीन जो होता है वो आपका बेरवादार ठोस ठोस है ना, बाकी ये सब तो सब क्रिस्टलीय ठोस के पार्ट है ना, क्रिस्टलीय ठोस के पार्ट है। आगे बढ़े हम लोग, निम्नलिखित में कौन रोल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, पॉजिटिव डिविएशन, कौन सा दिखाएगा, बेंजीन टॉल्विन, बेंजीन टॉल्विन कौन सा हो जाएगा, ये तो आदर्श विलयन हो जाएगा, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसिटाफिनोन, क्या हो जाएगा, आंसर बताना है। क्या आंसर होगा, रोल्ट नियम से धनात्मक, सोनाली का आंसर आ रहा है ए, बेंजीन और टॉल्विन, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। बेंजीन टॉल्विन होगा, बेंजीन क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म और एसिटाफिनोन होगा, क्या होगा बताइए। आंसर मिला, क्या होगा आंसर बताना है जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला है ना, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, यानी किस प्रकार का क्रिस्टल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड, आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक रवा है, कोवेलेंट क्रिस्टल सहसंयोजक है, मॉलिक्यूलर आणविक है या फिर धात्विक है, बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। हीरा, हीरा सदा के लिए बोल रहा हूं है ना, हीरा सदा के लिए है ना, लेकिन ये सदा के लिए होता नहीं, चेंज हो जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हीरा जो हो जाएगा ये सहसंयोजक, कौन सा, सहसंयोजक, सहसंयोजक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर कौन सा होगा, आइसोप्रीन, नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीएलिथीन है ना, पॉलीथीन और बेकेलाइट, आइसोप्रीन, नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीथीन और बेकेलाइट, क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन, प्राकृतिक रबर तो नहीं है, आइसोप्रीन है ना, कौन सा प्रीन, आइसोप्रीन, इसी से बनता है नेचुरल रबर, ठीक है। बाकी नाइट्रोसेलुलोज सेमी सिंथेटिक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिंथेटिक हो जाएगा, ये भी सिंथेटिक हो जाएगा, संश्लेषित, ये दोनों संश्लेषित, इसको लैब में बनाया जाता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक, मतलब अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आइसोप्रीन हो जाएगा। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगा, बताइए, द्वितीय कोटि, कल इसका ट्रिक भी बताया था हम लोग है ना, कल इसका ट्रिक भी बताया गया था, और ये लग रहा है लास्ट है ना, लास्ट एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। किसी भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो इसका कल मैंने ट्रिक बताया था, केमिकल काइनेटिक्स का तो पढ़ाया गया था, उसमें आपको लीटर, खाली लीटर का यूनिट चेक कर लेना है, लीटर में +1 अगर करके देख लेना है, जिसमें 2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। द्वितीय पूछ रहा है ना, तो लीटर देखिए यहाँ -1 है, +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ तो 0 ऑर्डर का ये हो जाएगा, यहाँ पे -1 +1 ये भी 0 ऑर्डर का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 है +1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 है और यहाँ +1, यहाँ 2। अब देखिए यहाँ पर मोल दे दिया है ना, तो पर मोल नहीं होता, ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये होगा है ना, इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था, m के पावर में क्या 1 - n पर सेकेंड है ना, तो इसको पुट करके देख लेना, m को क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए चाहिए ना, तो 1 का यहाँ पे 2 पुट कर देना, n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे है ना, तो m का मतलब मोल पर लीटर, इसके ऊपर में -1 पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा पर मोल, -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना,
माइनस माइनस प्लस स्क्वायर हो जाएगा और ये पर सेकंड, लीटर स्क्वायर मोल पर सेकंड, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बहुत सारा एमसीक्यू किया है ना। इसी तरह का आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हम लोग, आज लग रहा है 35 के आसपास या 35-40 एमसीक्यू हम लोग किए, है ना। और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बस बने रहिए चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को लिंक शेयर कर देना है ताकि उनका भी फायदा थोड़ा हो जाए, है ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।